वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है अब तक हमने जो चैप्टर किया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th का ये चैप्टर था। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन करवा दी थी कि अब तक जो है हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, जिसमें पहले जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है एम्पायर्स थे, उसके बाद डेमोक्रेसी आती है, फिर से नेपोलियंस आते हैं, मोनार्किकल सिस्टम दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, उसके बाद डिफरेंट क्लासेस बनती है, अरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास बनती है, नेशनल लिबरलिज्म आता है, आफ्टर दैट जो है कंजर्वेटिव्स आते हैं जो नेपोलियंस को हरा देते हैं, यूरोपियन पावर्स आती हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिए थे और रेवोल्यूशनरीज आते हैं। अब आगे करेंगे कि पहले तो हमने ये देखा अब तक के चैप्टर में कि कैसे जो अलग अलग गतिविधियां होती रही हैं यूरोप में। ठीक है, यूरोप के अलग अलग सिटीज जो है स्टेट्स में, सिटीज़ में। ठीक है, तो उस स्टेट्स में जो डिफरेंट टाइप की जो अभी एक्टिविटीज़ होती थी, चाहे वो मिडिल क्लास से हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो नेपोलियंस हो, चाहे वो है रेवोल्यूशनरीज हो, अब जो चाहे वो लिबरल नेशनलिस्ट हो, अब ये इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, ये इसके आउटकम्स क्या निकले, क्या इनके साथ जो है चेंजेस आए या नहीं आए। ठीक है, तो अब उन चेंजेस को देखेंगे कि इन रेवोल्यूशनरीज से जो लिबरलिज्म से या नेशनलिज्म से क्या चेंजेस जो है यूरोप में आने शुरू हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, रेवोल्यूशंस वर, अब ये है कि द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, अब ये रेवोल्यूशंस की एज जो है स्टार्ट होगी। पहले तो अलग अलग क्लासेस बन रही थी, मिडिल क्लास बन गई, लिबरलिज्म आ गई। ठीक है, तो वो सारी आ गई। अब क्या है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन आने स्टार्ट हो गए 1830 टू 1848 तक। ठीक है, तो सबसे जो पहला रेवोल्यूशन आया, ठीक है, या मैंने आपको थोड़ा सा पहले दे देता हूं कि ये रेवोल्यूशन किसके द्वारा किए जाते थे। ठीक है, तो दीज रेवोल्यूशंस, ठीक है, रेवोल्यूशंस वर लीड बाय, ठीक है, किसके द्वारा लीड किए जाते थे? द लिबरल नेशनलिस्ट, ये लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा ये जो रेवोल्यूशंस थे ये लीड किए जाते थे, चलाए जाते थे। अब ये लिबरल नेशनलिस्ट है कौन थे ये? एजुकेटेड मिडिल क्लास अलाइट। ये कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास अलाइट। अब आप सोचेंगे ये मिडिल क्लास में कौन कौन आते थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास अलाइट में कौन कौन थे? तो इसमें कौन थे? प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, ये थे सारे इसके मेंबर। सो अल्टीमेटली जो क्या है, रेवोल्यूशंस लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। अब ये लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास अलाइट, एंड इसमें कौन आते थे? प्रोफेसर आते थे, स्कूल टीचर्स आते थे, क्लर्क आते थे, एंड मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास के जो मेंबर थे, इनके द्वारा जो भी रेवोल्यूशन चलाए गए 1830 से लेके 1848 तक, वो सारे इनके द्वारा जो है लीड किए गए। अब इन रेवोल्यूशंस का क्या आउटकम क्या निकला, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस कब हुआ? पहले सबसे पहला अपहीवल फ्रांस में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1830 में। 1830 में सबसे पहला जो है अपहीवल हुआ, टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 में ये पहला हुआ। इसमें क्या हुआ था, जो बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी जो आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने कंजर्वेटिव्स जब आए थे, यूरोपियन पावर्स आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, फ्रांस में जो है नेपोलियंस को हराकर वहाँ पे जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको दोबारा से रीस्टोर कर दिया था। अब जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको हटाकर, मतलब रिप्लेस, उसको हटाकर वहाँ पे क्या लाया गया बाय द रेवोल्यूशनरीज, लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब क्या है, जो है आपका डेमोक्रेसी भी आई और साथ में जो है मोनार्किकल सिस्टम था, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा गया और एक राजा भी बना दिया गया, हेड भी बना दिया गया। ठीक है, अब वो हेड कौन था? लुइस फिलिपी। ठीक है, ये आपका लिखता है लुइस फिलिपी, ये कौन था? वहाँ पे मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था, उसको हेड को बिठा दिया गया, पर वो हेड की जो पावर्स हैं उसको लिमिटेड कर दिया गया, जो कि किस में लिखी हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो जो हेड है, ठीक है, मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है लुइस जो है, ये अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही पूरे फ्रांस को लाएगा, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। इसके ये एक तरह से उसको क्या कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो है सेटअप कर देगी इन फ्रांस इन जुलाई 1830 में। ओके, नाउ सेकंड, अब ये मैंने अब आप देखोगे कि सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ? फ्रांस से। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है स्टेटमेंट दी गई थी मेटरनिच के द्वारा, ये मैं आपको स्टेटमेंट बाद में बताऊंगा, इसको आप ध्यान में रखना। व्हेन फ्रांस ने, यहाँ पे फ्रांस लिखा है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप, यहाँ पे यूरोप लिखा है। ठीक है, फ्रांस
और यूरोप, ये आप ध्यान रखना। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, फ्रांस उसमें एक देश है, ठीक है। तो फ्रांस से स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, उसको जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको हटा के वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आ गई। ओके राइट, इतना समझ आ गया आपको। अब क्या है, अब ये आग जो है यहाँ से फैली थी फ्रांस से, अब ये आग कहाँ पहुँच गई, बेल्जियम में, ठीक है। अब ये बेल्जियम में आ गई। अब बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम भी अंडर आता था, तो बेल्जियम को क्या किया, बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ये नीदरलैंड के अंडर आता था, पर यूनाइटेड किंग ऑफ नीदरलैंड के अंडर आता था। रेवोल्यूशनरी जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो बेल्जियम है इसको हटाकर एक इंडिपेंडेंट जो अलग से इसको स्टेट बना दिया गया ताकि किसी के अंडर ना रहे, ठीक है। तो अब फ्रांस के बाद किस में आ गई, बेल्जियम में। अब बेल्जियम के बाद ये जो आग है ये कहाँ पहुंची, ग्रीस में, ठीक है, ग्रीक, जिससे क्या हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, किसके खिलाफ हुई, अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, ठीक है। यहाँ जो ये जो ग्रीक था ये किसका पार्ट था, ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, ये आपको ध्यान में रखना है, ये किसका पार्ट था, ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। अब इसके ऊपर ग्रीस के ऊपर किसका अधिकार था, मुस्लिम एम्पायर का, मतलब जो इस्लाम से जुड़े वो थे, ठीक है, लोग थे, उनसे उनका जो यहाँ पे पूरा अधिकार था। अब जो ग्रीस है ये एशिया और यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप की जो है बॉर्डर पे ही बिल्कुल लगता है, दोनों देशों के बॉर्डर पे लगता है यहाँ पे। अब इन बॉर्डर पे लगने के लिए एशिया अपनी तरफ खींचता है इसको, और यूरोप की क्या कहता है कि यूरोप में जो भी सिविलाइजेशन हुई है इसको कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो भी सिविलाइजेशन हुई है वो यहाँ से शुरू हुई है यूरोप में, ऐसा ये इनका मानना है, ठीक है। तो यूरोप में क्या था, क्रिश्चियनिटी था, ठीक है, और एशिया में क्या था, इस्लामिक धर्म था, ठीक है, वेस्ट एशिया में। तो वेस्ट एशिया के जो ओटोमन एम्पायर था या इस्लामिक एम्पायर था इसने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। बट यूरोपियन क्या था, यूरोप क्या चाहता था कि इसको अपने अंडर ले जाए, क्योंकि ये कार्डिनल मानते थे यूरोपियन सिविलाइजेशन का। तो यूरोप क्या करना चाहता था कि इस ग्रीस को जो है अपनी तरफ लाना चाहता था, अपने अंडर लाना चाहता था, इसलिए जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है। और ये किसके खिलाफ हुई, मुस्लिम एम्पायर, ठीक है, ओटोमन एम्पायर का पार्ट था और मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट ये वॉर हुई, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें एक आपको पोएट का भी नाम दिया गया है, पोएट जो है लॉर्ड बायरन, ठीक है, ये पोएट लॉर्ड बायरन था, इसने काफ़ी सारे जो इसकी वॉर हुई थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फंड भी दिए थे और जो युद्ध में भी गया था, बट वहाँ पे जो है बुखार के कारण ही वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है, लॉर्ड बायरन, ठीक है। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो वॉर हुई, वॉर के बाद क्या हुआ, एक जो है ट्रीटी हुई, इसको क्या बोला गया, कॉन्स्टेंटिनोपल की एक ट्रीटी हुई इन 1832। इस ट्रीटी के अनुसार क्या था कि ग्रीक को एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नेशन जो आज़ाद देश बन गया था और ये ओटोमन एम्पायर के या किसी भी एम्पायर के अंडर में नहीं आता है। तो अल्टीमेटली क्या है, इसको जो है पूरी तरह से आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है यहाँ पे मैटरनिक की ये वर्डिंग है, ठीक है। मैटरनिक ने क्या कहा था, ठीक है, व्हेन फ्रांस सनीज, जब फ्रांस छींकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पता है ना ये कि सबसे पहले जो आपका जो अपहीवल था, जहाँ जो भी रेवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रांस से। पहले फ्रांस में आया, उसके बाद कहाँ पर आया, बेल्जियम में आया, ठीक है। अब बेल्जियम के आने के बाद कहाँ पे आया, फिर वो ग्रीस में आया, ठीक है। ये मतलब यहाँ से आग शुरू हुई, आग कहाँ पहुँची, बेल्जियम में, बेल्जियम से कहाँ पहुँची, ग्रीक में। तो मैटरिंचन ने क्या कहा, व्हेन फ्रांस ने, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप, पूरा यूरोप क्या है, कैचेस कोल्ड, तो पूरे यूरोप में कोल्ड फैल जाता है। अब छींकने का मतलब ये नहीं कि जब फ्रांस के लोग छींकने लग जाते हैं, ठीक है, और बाकी सारे ये यूरोप के लोग हैं उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। ये तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन फ्रांस ने, क्या होता है कि ये फ्रांस थी, ये एक इम्पोर्टेंट जो है वहाँ की यूरोप की जो एक स्टेट थी, ठीक है, कंट्री थी। अब इस कंट्री में अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर यूरोप में कुछ ना कुछ होता है, हलचल होती है, तो उसका असर जो है पूरे यूरोप में देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फ्रांस में शुरू हुई, अब वो क्या है, बेल्जियम में गई, बेल्जियम से वो ग्रीक में गई, ठीक है। अलग अलग देशों में, जो यूरोप के अलग अलग देशों में ये आग जो है फैलती गई। सो इनका कहना था, व्हेन फ्रांस ने, जब फ्रांस सीखता है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो बाकी यूरोप में भी कोल्ड हो जाता है। मीन्स जब फ्रांस की
की एक जो आपकी कंट्री है यूरोप में, फ्रांस, उसको जब कुछ होता है वहाँ पे कोई भी हलचल होती है तो उसका असर जो है पूरे यूरोप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, ये आप यहाँ से क्या है बदलाव होना शुरू हो गया। अब इसके बाद हम इटली की यूनिफिकेशन, जर्मनी की यूनिफिकेशन जो है वो स्टडी करेंगे। सो होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।